टू द चैनल फिजिक्स विद इजी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम के डेरिवेशन पर चर्चा की थी। कैसे डिराइव होती है बर्नौलीज थ्योरम, उसके लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें। हाँ, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। डेली लाइफ में क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं बर्नौलीज थ्योरम पर बेस्ड, जैसे आंधी आने पर टीन का शेड उड़ जाता है, मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है, एरोप्लेन जो रनवे पर बहुत तेज़ी से दौड़ता है फिर अचानक उठ जाता है तो उसको वो प्रेशर लिफ्ट कहाँ से मिलती है उठने के लिए। इन सब विषयों पर आज चर्चा करेंगे, तो वीडियो शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पिछले वीडियो में हमने स्ट्रीमलाइन ट्यूब, जैसे ये यहाँ रेड कलर से बनी हुई है, इसको बनाकर कैसे बर्नौलीज थ्योरम प्रूव की थी। वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज में क्या था, प्रेशर के थ्रू कितना वर्क डन हो रहा है स्ट्रीमलाइन ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ प्रेशर P1 है, यहाँ पर P2 है, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रही है। और वो फोर्सेस जो हैं वो सारे जो फोर्सेस का वर्क डन है वो किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम से कैसे प्रूव किया था। आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर करूंगी। हाँ, उसको लेते हुए कंसीडर करते हुए ये माना गया था कि ए बी पोर्शन से लिक्विड शिफ्ट हो रहा है ए डैश बी डैश तक। तो जो लिक्विड की जो स्ट्रीम लाइन ट्यूब में ए बी से ए डैश बी डैश तक शिफ्ट करने में वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। इससे हमारे पास ये इक्वेशन डिराइव हुई थी। इस जगह पर P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, और इस जगह पर P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसी इक्वेशन को इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं, P प्लस रो जी H प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये बर्नौलीज थ्योरम इक्वेशन क्या बताती है, एनर्जी कंजर्वेशन। इससे पहले जो हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसमें क्या कंजर्व था, मास कंजर्वेशन। अब बर्नौलीज थ्योरम को देखिए, कई तरीके से पूछा जाता है कि हेर्ट्ज के टर्म से बर्नौलीज थ्योरम कैसे लिखेंगे। अब ये हेर्ट्ज क्या है, आप देखिए, जो ये बर्नौलीज थ्योरम की किसी भी पॉइंट पर स्ट्रीम लाइन फ्लो करते हुए जो आइडियल फ्लूइड है उसकी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीनों का सम क्या रहता है, कांस्टेंट। ये तो बर्नौलीज थ्योरम है। हेर्ट्ज के टर्म्स में जब भी पूछा जाए, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करो, हर एक में टर्म में या पूरे टर्म को डिवाइड कर दो रो जी से। तो अब आपके पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो एक्सप्रेशन अब क्या बन जाएगा, वो एक्सप्रेशन हो जाएगा P अपॉन रो जी, इसको कहते हैं प्रेशर हेड, प्लस यहाँ रो जी एंड रो जी कैंसिल हो जाएगा H, इसको कहते हैं ग्रेविटेशनल हेड, प्लस यहाँ पर हाफ रो V स्क्वायर है तो केवल अपॉन रो जी करेंगे तो रो ही तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, V स्क्वायर अपॉन 2G, इसको कहते हैं वेलोसिटी हेड। इन तीनों हेड्स का सम कांस्टेंट होगा, तो ये इसको कहते हैं प्रेशर हेड, ये है ग्रेविटेशनल हेड और ये है वेलोसिटी हेड। तीनों के हेड्स के टर्म्स में कैसे कही जाती है। दूसरे तरीके का क्वेश्चन एक और आप समझ सकते हो बर्नौलीज थ्योरम के बारे में इंपॉर्टेंट बात, कि अगर इतने हिस्से को लिया जाए P प्लस रो जी H को, तो इसमें लिक्विड जो है स्टैटिक ही तो है, तो इसको कहते हैं स्टैटिक प्रेशर, और ये डायनामिक प्रेशर, वेलोसिटी, मूव करना, चलना। तो स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, ये भी बर्नौलीज थ्योरम का एक दूसरा रूप है। तो ये तो हुआ कि बर्नौलीज थ्योरम एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। कैसे, लिक्विड के लिए, आइडियल फ्लूइड के लिए। कैसा आइडियल फ्लूइड, मतलब किसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड, जिसमें वो जो इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, और उसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की एंगुलर वेलोसिटी ना हो, इररोटेशनल हो। कैसा फ्लो हो उसका, स्ट्रीम लाइन फ्लो हो। तब बर्नौलीज थ्योरम की ये इक्वेशन हमने देखी थी। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पार्ट पर।
तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स या टॉरिसेली थ्योरम को। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो अब हम जानेंगे बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशन पार्ट में कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और उसमें एक ओरिफिस है, होल है, तो उस होल से लिक्विड बाहर आएगा। उसी बाहर आने की वेलोसिटी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। बहुत पूछा जाता है। तो जिस वेलोसिटी से लिक्विड ओरिफिस से या होल से बाहर आएगा, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अब उस पर टॉरिसेली लॉ क्या है? वो ये लॉ कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू द वेलोसिटी विद which a body acquires in falling freely from the free surface of the liquid to the orifice। अब आपको इतना ये सोच रहे हैं कि इतना पढ़ा गया याद कैसे करें, और जब आप उसको समझ लेंगे तब आप अपने आप बोलने लगेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करती है h हाइट तक, तो आपको पता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, फ्री फॉल में u 0 तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो v रूट 2gh। तो अगर फ्री फॉल करने में h हाइट से वो रूट 2gh वेलोसिटी एक्वायर करती है, तो अगर किसी कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है और कंटेनर ओपन है, तो उसकी ओपन सरफेस से h हाइट तक ऊपर फ्री सरफेस से h डेप्थ पर अगर एक ओरिफिस कर दिया जाए, तो उससे जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा वो भी रूट 2gh होगी। वही अब अगर आपने समझ लिया है तो अब आप देखेंगे ये स्टेटमेंट यही की बात कह रहा है। प्रूफ कैसे करेंगे? तो अब आप देखिए कि मान लिया हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में यहाँ पर एक होल है, और उस कंटेनर में जो लिक्विड है, उस लिक्विड में जो लिक्विड की जो हाइट है वो सपोज हम मान लेते हैं कि ये कंटेनर, अगर सबसे पहले ले लेते हैं कि मान लो ये कंटेनर है क्लोज्ड और लिक्विड की हाइट है यहाँ तक, ठीक। ये हाइट है h, कैपिटल H, ठीक। पूरे में लिक्विड भरा हुआ है और जो होल किया गया है वो स्मॉल h पर, ठीक। तो ये हाइट कितनी हो गई लिक्विड की? h माइनस h, यहाँ से इस जगह पर, ठीक। अब ये जो होल बना हुआ है, ये दिस ओरिफिस, इस ओरिफिस का इधर से जो प्रेशर पड़ेगा वो तो एटमॉस्फेयर प्रेशर, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लिया यहाँ पर A1 है, ठीक। और यहाँ पर जो लिक्विड यहाँ होल से जो बाहर आएगा उसकी वेलोसिटी वो मान लिया V1 है, जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा। इस जगह पर लिक्विड रुका हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बर्तन का है वो बहुत ज़्यादा है, मान लिया उसका A2 है, और A2 इतना ज़्यादा है कि लिक्विड जो यहाँ पर वेलोसिटी ऑलमोस्ट 0 मानी जा सकती है। और हाइट कितनी है? तो हाइट यहाँ पर h है, तो इस हाइट की वजह से यहाँ पर लिक्विड के लिए अगर हम मान लें कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो रो जी एच होगी। रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और यहाँ पर प्रेशर जो है क्योंकि क्लोज्ड है कंटेनर, तो मान लेते हैं वो प्रेशर है ये P। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है P नॉट, ये है P, ठीक। तो अब इतनी चीज़ें हमारे पास हैं। A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, h हाइट तक है, यहाँ पर लिक्विड प्रेशर P है, वेलोसिटी लिक्विड की नहीं है, रेस्ट पर है। यहाँ जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आ रहा है V1, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1, P नॉट, और ओरिफिस का एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया है A1। देखिए बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आपको पता है कि अगर हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएं यहाँ पर और ओरिफिस पर, तो हम क्या लिखेंगे? इस जगह के लिए लिखेंगे, इस पॉइंट के लिए, तो प्रेशर प्लस रो जी एच, यहाँ देखिए ना एनर्जी रो जी एच होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। और ये वेलोसिटी यहाँ पर नहीं है, तो बस यही दो टर्म होंगे। इक्वल टू इस जगह पे लगाएंगे तो यहाँ पर कितने टर्म होंगे? प्रेशर के लिए तो हम P नॉट लिखेंगे, और काइनेटिक एनर्जी के लिए हम क्या लिखेंगे? प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर लिखेंगे, है ना। और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो इतनी हाइट का लिक्विड है ना, तो इस इतनी हाइट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस रो जी और H माइनस H। बर्नौलीज थ्योरम को अप्लाई करने के लिए तीनों टर्म कहाँ कहाँ पर लगाए जा रहे हैं, उनकी एनर्जी कहाँ कहाँ कंसीडर की जा रही, किस पॉइंट पर, उसके अकॉर्डिंग लिख लिए गए। अब आपको यहाँ से क्या लिख सकते हो आप? P माइनस P नॉट
इसको पी नॉट इधर ले आए और आप रो जी एच ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो प्लस आपके पास क्या बचेगा, रो जी और स्मॉल एच, ये किसके बराबर आ गया, हाफ रो v1 स्क्वायर। ये v1 ही तो है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। अगर हम v1 को वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मानेंगे तो हमारे पास v1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2p माइनस पी नॉट प्लस 2 रो जी एच, और रो से डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पर रो हो जाएगा, यहाँ पर रो हो जाएगा, तो इससे हमारे पास v1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, अंडर रूट 2p माइनस पी नॉट अपॉन रो प्लस 2gh, ये आ गई, इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ठीक, अब ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स तब है जब ये कंटेनर क्लोज्ड है। इसमें एक खास बात क्या है, आप ऐसे नोट कर सकते हो कि अगर जो कंटेनर क्लोज्ड है और जो कंटेनर के अंदर का प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा है, जैसे रॉकेट में फ्यूल चैम्बर में होता है, तो रॉकेट प्रोपल्शन में इस केस में हम क्या मानते हैं, इस रूट अंदर ये 2gh जो लिखा है इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तब खाली जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होगा, जिस वेलोसिटी से फ्यूल बाहर निकलता है ना रॉकेट में, तब वो किसके बराबर होगा, v अंडर रूट 2p माइनस पी नॉट अपॉन रो। अब सेकेंड केस कि अगर ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो जब एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है तो ये भी पी नॉट होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पी और पी नॉट दोनों सेम है। तो सेकेंड केस के लिए कि इफ़ पी इक्वल टू पी नॉट है, यानी कि दिस चैम्बर इज ओपन, खुला है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, तो खाली v1 किसके बराबर बचेगा, अंडर रूट 2gh, और यही जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है उसी का स्टेटमेंट यही टॉरिसेली लॉ कहलाता है। अब आप समझो कि ये v1 वही वेलोसिटी जिससे पानी बाहर आ रहा है, लिक्विड बाहर आ रहा है, तो वो कितनी है, रूट 2gh। और कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल करे, फ्री फॉल करती हुई ऑब्जेक्ट के लिए आप देखते हो कि आपको एक्सप्रेशन पता है, फ्री फॉल करती हुई ऑब्जेक्ट के लिए मैं अगर यहाँ लिखूँ तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2gh, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gh बचेगा। क्यों, क्योंकि u इक्वल टू 0 फ्री फॉल के लिए, तो क्या बचा, v वही तो बचा ना, रूट 2gh। अब देखो वही स्टेटमेंट तो लिखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू वेलोसिटी विच अ बॉडी एक्वायर्स इन फॉलिंग फ्रीली फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड टू द ओरिफिस, यानी यहाँ से यहाँ तक जो h हाइट तक गिरने में कोई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी एक्वायर करेगी, रूट 2gh, वही वेलोसिटी है जिससे वेलोसिटी से लिक्विड से कंटेनर से पानी बाहर आ रहा है। ये है टॉरिसेली लॉ। टॉरिसेली लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्या कि अगर किसी कंटेनर में होल बना है तो कहाँ पर होल बनाया जाए कि वो मैक्सिमम दूर पानी गिरे कंटेनर से, यानी रेंज ज़्यादा हो। जैसे ये इस वेलोसिटी से जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है जिससे लिक्विड बाहर आ रहा है, तो पानी अगर यहाँ गिरता है तो ये रेंज, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें कितना टाइम लगेगा लिक्विड के नीचे आने में, तो हम ये जानते हैं कि अब लिक्विड को कितनी हाइट गिरनी है, h माइनस h, वर्टिकली गिरनी है तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ आना चाहिए कि s इक्वल टू, यहाँ से तो लिक्विड का ये जो फ्री फॉल हो रहा, तो s इक्वल टू हम खाली हाफ gt स्क्वायर लें, तो s की जगह हम लिख दें h माइनस h, ये वर्टिकल के लिए। मोशन तो वेलोसिटी की इनिशियल मोशन तो v1 है हॉरिजॉन्टल में, तो हम वर्टिकल के लिए तो इनिशियल 0 मानेंगे ना, तो u तो 0 हो गया, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर में तो u 0 हो गया, तो s की जगह h माइनस h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, इससे t कितना आ जाएगा, तो 2h माइनस h अपॉन g है ना, और ये रूट में ये तो t स्क्वायर आएगा, तो आपको ये आता है। अब आपको पता है रेंज किसके बराबर होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर आप देखें वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल यही तो होती, इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स यहाँ पर है जो, इनटू ये जो टाइम,
तो अब आप क्या रखोगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये v1 किसके बराबर आई है, √2gh के। यहाँ पर आपने लिख दिया √2gh इंटू ये t, ये कितना है ये t, 2h माइनस h अपॉन g। इससे आपके पास क्या आता है, रेंज का फॉर्मूला। तो ये रेंज का फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, देखिए √2 इंटू √2 तो मैं बाहर लिख लूँ 2, और ये √h अंदर ले जाऊं तो अंदर क्या हो जाएगा, h इंटू h माइनस h, और g से g अंडर रूट में कट जाएगा। ये हो गया आपके पास रेंज का फॉर्मूला। और ये रेंज का फॉर्मूला क्या बताता है, दो बातें। पहली चीज़ कि जो h और h माइनस h, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। h है फ्री सरफेस से किया गया होल जितनी डेप्थ पर, तो पूरी हाइट अगर h है, इसमें से ये h निकल गया तो h माइनस h ही तो बचा। तो रेंज वही रहेगा, चाहे आप होल ऊपर से h हाइट पे करो या नीचे से h, ऊपर से h डेप्थ पे करो या नीचे से बॉटम से h हाइट पे करो। अगर नीचे से करते हैं आप, यहाँ पर होल बना देते हैं तो ये पूरा h माइनस h बचेगा। ऊपर से यहाँ पर होल बना देते हैं तो ये पूरा h माइनस h है। तो h इंटू h माइनस h, वो वैल्यू रेंज क्या होगी, बराबर। यानी कि अगर यहाँ पर होल है और एक होल यहाँ पर है तो इन दोनों से जो रेंज होगी वो सेम आएगी। ये आपको यहाँ पर देखने से फॉर्मूले से पता चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है कि रेंज कब मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम के लिए dr/dh 0 हो और उसमें h इंटू h माइनस h की वैल्यू वो कितनी हो, मैक्सिमम। उसको कैसे प्रूफ करेंगे कि रेंज मैक्सिमम हो, यानी होल कितनी हाइट पर बनाया जाए कि पानी मैक्सिमम दूरी तक गिरे। आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं कि जो लिक्विड गिरेगा बर्तन के कंटेनर के बॉटम से जिस दूरी पर, वो रेंज कितनी मैक्सिमम होगी और कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेंज। तो हमने तो रेंज का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ रिफ्लक्स जो कि √2gh थी और जितना टाइम लगेगा उसे गिरने में t, ये कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इससे हमने रेंज का ये फार्मूला निकाला, तो इससे आप खुद देख सकते हो कि जो रेंज है वो मैक्सिमम तब होगी जब ये h इंटू h माइनस h मैक्सिमम हो, है ना। इसकी वैल्यू भी तो मैक्सिमम होगी। तो अब क्या करेंगे, आपको बस याद रखना है कि ये रेंज मैक्सिमम तब होगी जब dr/dh रेंज को विद रिस्पेक्ट टू हाइट dr/dh क्या हो, डिफरेंशिएशन ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू h 0। बस अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर d/dh ऑफ इसकी वैल्यू अगर मैक्सिमा के लिए तो d/dh ऑफ h इंटू h कितना हो गया, h माइनस h इंटू h कितना हो गया, h²। ये वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के। अब आपको डिफरेंशिएशन पता है, इसका कितना आ जाएगा h, यहाँ लिख दिया, माइनस इसका कितना आ जाएगा 2h, है ना, d/dh ऑफ h² 2h इक्वल टू 0। इससे आपके पास क्या आ गया कि h इक्वल टू 2h और स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H/2। मतलब क्या हो गया कि जो होल बनाया गया है ओरिफिस है वो H/2 हाइट पर हो। ये पहले से ही ये बना दिया है मैंने यहाँ पर। तो ये रेंज मैक्सिमम हो गई। और अब कितनी होगी वैल्यू रेंज मैक्सिमम की, तो आपने ये रेंज मैक्सिमम का फार्मूला लिखा है। आप देखिए इसमें रेंज का फार्मूला है 2√h इंटू h माइनस h, इसमें h इक्वल टू 2h, यही तो आया, स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H/2। अब आपके पास क्या आ गया 2√h इंटू 2h माइनस h, कितना आ गया 2h माइनस h इंटू h का रूट फिर से h, यानी कि 2h। तो कितनी रेंज होगी इसकी वैल्यू मैक्सिमम, जितनी हाइट तक पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, जो भी आपने इसमें कंटेनर में लिक्विड भरा है। तो ये रेंज मैक्सिमम की वैल्यू है हाइट ऑफ द लिक्विड फिल्ड इन द कंटेनर। और भी इसे पूछा जा सकता है कि अगर
जो भी लिक्विड भरा है उसकी डेंसिटी रो है, हम दूसरी डेंसिटी का लिक्विड भर दें तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखो ना, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में कहीं डेंसिटी आ रहा है? नहीं। तो क्वेश्चन था कि फ्रेश वाटर की जगह अगर सी वाटर भरा है कंटेनर में, विल द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स चेंज? क्या जवाब है? नहीं। तो आपको ऐसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स के बारे में ध्यान रखना है। अब दूसरी एप्लीकेशन की बात करते हैं बर्नौलीज थ्योरम पर जो बेस्ड है, वो है वेंचुरीमीटर। क्या है वेंचुरीमीटर? एक ऐसे डिवाइस जो किसी भी पाइप से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड को जानने के लिए यूज़ होती है, यानी किसी पाइप से किस रेट से लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस फ्लो रेट को निकालने के लिए वेंचुरीमीटर यूज़ किया जाता है। इसी फ्लो मीटर भी कहते हैं। वेंचुरीमीटर होता क्या है इसका कंस्ट्रक्शन? देखिए, इसमें एक ऐसा हॉरिजॉन्टल पाइप लिया गया है जिसमें यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन है, यानी कि यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और है और कंस्ट्रिक्शन की जगह कुछ और। तो मान लेते हैं कि इस जगह का जो एरिया है, जिससे इस जगह का ये एरिया मान लिया A1 है, और यहाँ का जो एरिया है इस एरिया का, इसकी वैल्यू है मान लिया A2। अब इसको मैनोमीटर से जोड़ दिया गया है। मैनोमीटर आपको पता है यू ट्यूब होती है जिसमें लिक्विड भरा होता है। अगर ये दोनों एंड्स ओपन हैं तो लिक्विड की क्या होगी? दोनों जगह पर पोजीशन लेवल भी सेम होगा। अब अगर इससे कोई लिक्विड बह रहा है पाइप के थ्रू, और वेंचुरीमीटर में क्या है कि एक इरेगुलर जो डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला हॉरिजॉन्टल पाइप है कनेक्टेड विद मैनोमीटर। इससे कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी हॉरिजॉन्टल पाइप में लिक्विड की फ्लो की रेट क्या है? तो हम इसको उससे कनेक्ट कर देंगे। अब होता क्या है कि जो लिक्विड बह रहा है उस लिक्विड की मान लिया डेंसिटी रो है, और उस रो डेंसिटी का लिक्विड इस जगह पर P1 प्रेशर से, और यहाँ पर उसका प्रेशर जो है वो कितना है इस होल पर P2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर A1 है और यहाँ पर है A2। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो आपने पढ़ा है इक्वेशन A1V1 इक्वल टू A2V2। ये क्या थी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, तभी दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट। वेलोसिटी फिर यहाँ कम होगी और वो वेलोसिटी मान लिया V1 है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो मान लिया V2 है। ठीक। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपको पता है कि यहाँ पर जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर ज़्यादा होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर प्रेशर P1 है, यहाँ पर प्रेशर P2 है, वेलोसिटी यहाँ पर कम है। अब अगर वेलोसिटी कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो इस जगह का प्रेशर ज़्यादा, यहाँ का प्रेशर कम, यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम। आप देख रहे हैं दोनों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौलीज थ्योरम, उसका कैसे यूज़ हो रहा है। तो अब इससे हमने निकाल लिया कि जो भी ट्यूब है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कम ज़्यादा है, वहाँ पर हमने देख लिया कि V1 V2 कैसे होगा, एरिया कम तो V ज़्यादा या उसका उल्टा। अब यहाँ पर हमने देख लिया कि जो प्रेशर उस जगह का ज़्यादा होगा जहाँ पर वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि प्रेशर एनर्जी और वेलोसिटी दोनों को ही तो हम कंसीडर कर रहे हैं। हम इस टर्म को हटा देंगे क्योंकि हाइट दोनों जगह की सेम है। हम इसी पॉइंट पर ले रहे हैं, इस सेम पॉइंट पर प्रेशर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी देख रहे हैं। हाइट तो सेम है, हॉरिजॉन्टल पाइप है, तो हाइट वाला टर्म हटा दिया। तो अब बर्नौलीज थ्योरम सिर्फ हम लगाएंगे P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बोलिए, है ना। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई तो केवल मैथ्स बची, फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी आपने समझ ली। अब कैसे, थोड़ा आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपने जो मैनोमीटर कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पर वेलोसिटी कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इधर का लिक्विड शिफ्ट कर जाएगा। अगर दोनों तरफ लिक्विड ऐसे इतनी रेंज तक था पहले शुरुआत में, तो अब क्या हो जाएगा, ये वाला जो लिक्विड है ये ऊपर उठ जाएगा और यहाँ का जो लेवल है वो नीचे हो जाएगा। यानी लिक्विड की जो इनसाइड लिक्विड है मैनोमीटर में वो ऐसी पोजीशन हो जाएगी। इस मैनोमीटर लिक्विड की डेंसिटी अगर मैं मान लूँ
रो m है, तो अब इसका जो डिफरेंस है हाइट का, वो डिफरेंस है मान लिया h। यही तो प्रेशर डिफरेंस पड़ता है मैनोमीटर। अब आपके पास इस पॉइंट नंबर 1 पे और इस पॉइंट नंबर 2 पे बर्नौलीज थ्योरम और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है। तो इससे तो हमने a1 v1 इक्वल टू a2 v2 से हम निकाल सकते हैं कि v1 इक्वल टू क्या हो गया, a2 अपॉन a1 इंटू v2 हो जाएगा ना, v1 इक्वल टू a2 अपॉन a1। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, और इसमें यहाँ पर बर्नौलीज थ्योरम लगाया तो हम लोग क्या लिखेंगे, P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 और 2 पे लगा दिया। अब क्या किया, P1 माइनस P2 इक्वल टू हाफ रो क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर आपने मान लीजिए ये तो लिखा, इधर ला के माइनस में इसमें V1 स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो किसके बराबर हो जाएगा, हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो V1 स्क्वायर से बाहर कर दिया, तो अंदर क्या लिखेंगे आप, V2 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1। देखिए आपको ये लिखना आना चाहिए। और ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ से हम V2 अपॉन V1 A1 अपॉन A2 लिख सकते हैं कि नहीं। यूज़ करिए इक्वेशन 1 यहाँ पर, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हाफ रो, इसको भी हाफ रो इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 2P1 माइनस P2 अपॉन रो इक्वल टू V1 स्क्वायर, और यहाँ पे V2 बाई V1, देखिए V2 बाई V1 किसके बराबर हो जाएगा, A1 बाई A2। तो अंदर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। अब V1 स्क्वायर वो किसके बराबर आ गया, तो अब आप देख रहे हैं V1 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन रो P1 माइनस P2, और ये चीज़ अपॉन में आ जाएगी, तो ये पूरा आपने लिखा अपॉन A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। ये पूरा आपके पास आ गया V1 स्क्वायर। इससे V1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो पहले आप P1 माइनस P2, यहाँ का प्रेशर डिफरेंस, वो हम H के टर्म्स में, हाइट के टर्म्स में हम पढ़ते हैं प्रेशर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 इक्वल टू रो ऑफ द लिक्विड इनसाइड द मैनोमीटर, उसकी डेंसिटी ये GH होगा, रो GH में H तो ये हाइट डिफरेंस इन द मैनोमीटर साइड्स, और ये रो GH। तो अब P1 माइनस P2 को यहाँ पर हम रो GH लिख सकते हैं, तो V1 स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 2 इंटू रो M GH अपॉन रो, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ पर अपॉन क्या आ जाएगा, A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास आया V1 स्क्वायर। V1 स्क्वायर से V1 निकाल सकते हो, तो आप इसका क्या करो, स्क्वायर हटा के अंडर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। और क्या कर सकते हैं आप, अगर यहाँ पर वेलोसिटी पता चल गई तो कि जिस जगह ब्रॉड नेक है वहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, और अगर V1 पता चल गई है तो आप V2 इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि जहाँ पर कंस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर जो पाइप कम है, नैरो है, उसकी एरिया ऑफ प्रोसेक्शन कम है, तो नैरो वाली पोजीशन पे V2 क्या होगी, इस इक्वेशन से पता कर सकते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड क्या होता है, कितना वॉल्यूम पर सेकेंड फ्लो कर रहा है, तो आप रेट ऑफ फ्लो पता लगा सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। अब हमें यहाँ पर V1 अगर पता चल गया तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कितना होता है, वही A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो वो हम किसके बराबर निकालेंगे, A1 V1, A1 हमने कैपिटल A से लिखा है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब हमारे पास जैसे V1 आ गया है, तो V1 की वैल्यू कैसे लिखेंगे, अगर आप इसको और सॉल्व करके लिखो तो V1 की वैल्यू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर
अपॉन A2 स्क्वायर, तो A2 बाहर आ जाएगा, तो A2 बाहर आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 2 रो mgh अपॉन रो, और यहाँ पर कितना हो जाएगा अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो कैसे निकाल सकते हैं, A1 इंटू V1, तो A1 तो है ही आपके पास, V1 में भी A2 आ गया, तो A1 इंटू A2 और बाकी पूरा रूट में यही वैल्यू 2 रो mgh अपॉन रो अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू अ पाइप, हमने कैसे पता लगाया। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर एक फिगर हम आपको दे रहे हैं, इसमें से ये गलत है तो क्यों है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करने में मैनोमीटर ऐसे ना लगा के वो कैपिलरीज लगा देते हैं। तब आप सोचते हैं कि हमने तो वेंचुरीमीटर ऐसे पढ़ा हुआ है, तो कैपिलरी लगी हुई है, तो कैसे डिसाइड किया जाए। आइए देखते हैं। सपोज अब वेंचुरीमीटर के लिए ये दे दिया गया है, उससे क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको बता दूं। पहले ये कहा गया है कि एक ये फिगर है, इसमें एक कंस्ट्रक्टेड पाइप है और दूसरा वैसे ही पाइप है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, ये ऐसा है। तो इसमें कैपिलरीज लगी हुई हैं कंस्ट्रक्शन पे, यहाँ पर भी ये कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन ये है। तो यहाँ पर एक एक कैपिलरी लगी है और एक यहाँ पर लगी हुई है। फिगर में ये कहते हैं कि इस पाइप के थ्रू जो ये पोर्शन है, यहाँ पर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है और ये हैं कैपिलरीज जिनकी आइडेंटिकल कैपिलरीज हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है यहाँ पर भी। अब एक फिगर जो ये है उसमें दिखाते हैं कि लिक्विड का ये है और यहाँ तक हाइट है लिक्विड की, ठीक। और दूसरे फिगर में यहाँ तक हाइट लिक्विड की दिखाते हैं, यहाँ पर इतनी कम दिखाते हैं। अब इससे लिक्विड जो फ्लो कर रहा है, तो ये बताते हैं फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2, विच फिगर इज इनकरेक्ट एंड व्हाई। तो आपको कैसे डिसाइड करना होता है, उसके लिए प्रोसेस वही है। क्या, बर्नौलीज थ्योरम का यूज़ और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़। अब यहाँ पर आप अगर इस फिगर का नाम मैं A और B डाल दूँ, क्योंकि 1 और 2 में पॉइंट ले रही हूँ, P1 P2 सफिक्स लिखूँगी, तो आप क्या लिखेंगे कि दोनों ही जगह मान लीजिए फर्स्ट फिगर की बात करें, ठीक है। ये फिगर नंबर 1 और ये फिगर नंबर 2। तो सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पर इस जगह का अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया और इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे हमने माना था A1 है, A2 है, प्रेशर P1 है, P2 है और वेलोसिटी यहाँ पर V1 है और यहाँ पर वेलोसिटी V2 है। तो हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से पता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यही तो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड। तो अब यहाँ पर A1 ज़्यादा है, वेलोसिटी कम होगी, है ना, और वेलोसिटी कम होगी तो बर्नौलीज थ्योरम फॉर द हॉरिजॉन्टल पाइप लगाएंगे, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, यही तो लगाएंगे। अब आप इससे देखते हो कि जो P1 माइनस P2 है वो किसके बराबर आ जाता है, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और P1 माइनस P2 ही तो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है वो आप यहाँ पर भी पा रहे हैं, वो हाइट h दिया हुआ है और यहाँ पर भी वो हाइट h दिया हुआ है। अब आपको सोचना है कि कौन सा फिगर सही होगा, कौन सा गलत। तो सबसे पहले आप अगर ये देखोगे कि यहाँ पर प्रेशर इस जगह से ज़्यादा है कि कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ज़्यादा है, वेलोसिटी कम, ठीक। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से वेलोसिटी कम तो प्रेशर तो ज़्यादा होगा बर्नौलीज थ्योरम से, यानी कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस वाली कैपिलरी में हाइट ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस।
क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा है। तो कौन सा फिगर करेक्ट होगा जिसमें ब्रॉडर साइड में कैपिलरी जो लगी हुई है उसमें हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम ज़्यादा है। तो ये फिगर क्या होगा करेक्ट और ये फिगर क्या होगा इनकरेक्ट। तो उसका रीज़न आपको पता चलना चाहिए कि जो प्रेशर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ पर लिक्विड कॉलम की हाइट ज़्यादा होगी। अब बहुत सारी बुक्स में वेंचुरीमीटर इसी बात पर बता देते हैं कि इस फिगर को लेके इससे वेंचुरीमीटर कैसे आप प्रूफ करोगे कि वेंचुरीमीटर की वर्किंग से हम फ्लो रेट कैसे पता लगाते हैं। अब आप इससे फटाफट पता लगा सकते हो। अब आप यहाँ पे देखते रहो कि P1 माइनस P2 क्या है, जो लिक्विड यहाँ है वही डेंसिटी यहाँ है। तो अब आप क्या लिख सकते हो, ये रो जी एच। अगर ये रो डेंसिटी का लिक्विड फ्लो कर रहा है तो रो डेंसिटी का लिक्विड फ्लो करने से P1 माइनस P2 रो जी एच लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया हाफ रो, और V2 माइनस V1 स्क्वायर में अगर आपने वही V1 स्क्वायर कॉमन ले लिया तो V2 अपॉन V1 स्क्वायर माइनस 1 आपने लिखा। आपको पता है इस इक्वेशन से V2 अपॉन V1 किसके बराबर है, A1 अपॉन A2 के। यहाँ पर A1 अपॉन A2 लिख सकते हो, रो और रो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया GH, और ये 2 इधर ले आए तो 2GH हो गया। 2GH इक्वल टू V1 स्क्वायर, यहाँ पर किसके बराबर हो गया A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर और अपॉन A1 स्क्वायर। V2 अपॉन V1 को मैंने A1 अपॉन A2 से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 लिखा है, तो यहाँ पर ये A1 अपॉन A2 स्क्वायर। अब आपके पास जो आ रही है V1 की वैल्यू वो किसके बराबर आ रही है, अगर आप V1 स्क्वायर से V1 निकालोगे तो 2GH A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये पूरे का अंडर रूट है। तो यहाँ से हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, A2 इंटू रूट 2GH, और यहाँ पर पूरा बढ़ा देंगे तो अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इससे जो रेट ऑफ फ्लो है वो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 वो किसके बराबर आ जाएगा, A1 A2, A1 तो हमने यही रखा A1, और V1 तो ये V1 की जगह A2 इंटू इतना, यानी अंडर रूट 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर किसी भी पाइप के, और उसमें जो ओपन कैपिलरीज लगी हैं उनमें लिक्विड के लेवल का डिफरेंस अगर H है तो हम A1 A2 और H पता है, क्या निकाल सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू द पाइप। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आंधी आने पर टीन शेड, टीन की छत क्यों उड़ जाती है। ये भी बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है। हमें पता है बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या होता है, आंधी बहुत तेज़ी से जब हवा रश करती है तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ये हवा चल रही है तो यहाँ पर स्पीड बहुत ज़्यादा होगी, स्पीड बहुत ज़्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि एनर्जी तो तीनों का सम है, वो कांस्टेंट रहना है। तो अगर स्पीड एयर की तेज़ी से आंधी आ रही है तो हवा बहुत ज़्यादा है टीन के ऊपर, तो अगर वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हुई ज़्यादा तो प्रेशर एनर्जी कम हो गई। तो यहाँ पर P क्या हो गया, लेस। किसके कंपैरिजन में, टीन शेड के नीचे P क्या हो गया, मोर। यहाँ पर हवा आप कम है और यहाँ पर हवा ज़्यादा है। P मोर का मतलब प्रेशर ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गया, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो टीन को उखाड़ देता है और टीन हट जाती है। वेंचुरीमीटर जिसको हमने देखा कि पाइप से रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड उसको पता लगाता है, तो इसको हम क्यों पढ़ें, और इसका सबसे ज़्यादा यूज़ और भी हम डेली लाइफ में कहाँ देख सकते हैं, वो होता है ऑटोमोबाइल्स में। आपने देखा होगा कार्बोरेटर जो होता है, कार्बोरेटर में एक नोज़ल होता है, जैसे वेंचुरीमीटर में जहाँ कंस्ट्रक्शन था, तो नोज़ल से क्या होता है, गैस तेज़ी से निकलती है, और गैस का ज़रूरी होता है पेट्रोल के संग मिक्सचर एक
एक ज़रूरी रेशियो जो है जिसमें कंबस्शन हो गैस और फ्यूल का मिलाकर, तो उसमें गैस और फ्यूल का एक प्रॉपर रेशियो होना चाहिए ना। तो जो कार्बोरेटर है, कार्बोरेटर में जब गैस तेज़ी से रश करती है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, वेलोसिटी ज़्यादा तो प्रेशर कम, और प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए जब पेट्रोल ऊपर उठता है तो उसी पेट्रोल और गैस के प्रॉपर कंबस्शन मिक्सचर से प्रॉपर कंबस्शन होता है। वेंचुरीमीटर का एक एप्लीकेशन ये भी है। रनवे पर तेजी से दौड़ता हुआ एरोप्लेन कैसे उठ जाता है, उसे लिफ्ट कैसे प्रोवाइड होती है, उसे कहते हैं डायनामिक लिफ्ट। वो भी है बेस्ड बर्नौलीज थ्योरम पर। एक्चुअली जो एरोप्लेन के विंग्स होते हैं उनकी बनावट ऐसी होती है कि उनका फ्रंट सरफेस जो आगे का है वो गोल सा होता है, और अपर सरफेस एरिया उसकी जो बनावट होती है वो कुछ ऐसी होती है कि अपर सरफेस एरिया जैसे बर्ड्स फेदर होते हैं उस टाइप का, और ये है लोअर। तो अपर सरफेस एरिया आगे की तरफ ज़्यादा, पीछे कम, और इसमें यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ ज़्यादा होगी एयर एज कंपेयर टू लोअर सरफेस। तो लोअर सरफेस पे वेलोसिटी कम है, और जब ये तेज़ी से दौड़ रहा तो अपर सरफेस पे वेलोसिटी, उसका एरिया ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा होने से यहाँ पर फिर से वही P लेस, और यहाँ पर क्या हो जाता है P मोर। तो दौड़ते दौड़ते एक स्टेज ऐसी आती है कि जो नीचे वाला प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया, तो वो ऊपर के कंपैरिजन, विंग्स के ऊपर की सरफेस के कंपैरिजन में नीचे P ज़्यादा हो गया। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर V ज़्यादा है, P कम हो गया, तो ऊपर P कम है, नीचे P ज़्यादा है, तो प्रेशर डिफरेंस से क्या हो जाता है, उसे ऊपर की तरफ एक लिफ्ट मिल जाती है और वो रनवे से उड़ जाता है। आज के वीडियो में हमने बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में चर्चा करी। और भी एप्लीकेशंस हैं जिसमें मैग्नेस इफेक्ट है, और किसी भी स्प्रेयर में स्प्रे कैसे काम करता है, किसी फिल्टर पंप का, बंसन बर्नर, ये सब बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं। तो आज की वीडियो में हमने बर्नौलीज थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस पर चर्चा करी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। थैंक यू।